Welcome to Study IQ. My name is Amit Varedi Kilor. I know. Calm down. Everything is under control. Summer is coming, so obviously this was bound to happen. Welcome to the class. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेक्चर नंबर 2 है. हमने पहले वाले लेक्चर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है बेसिकली 1773 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर राज शुरू होता है और जब 1947 तक जब फाइनली अंग्रेज भारत से चले जाते हैं, उस पूरे के पूरे टाइम को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसी समय में ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए थे जिसकी एवोल्यूशन के बाद भारत का संविधान आज अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर पहुंचा. उसके बाद हमने भारत का संविधान बना कैसे, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर भारत का संविधान कैसे बनाया, हमने उसके बारे में भी पढ़ा. एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट जो कि प्रियम्बल है, हम उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं. प्रियम्बल यानी कि बेसिकली एक गाइडिंग लाइट की तरह एक समरी है भारत के संविधान की, एक फीलिंग्स जो भारत के संविधान की है उसको प्रियम्बल में लिखा गया है. एंड वी हैव डन इट. भारत का संविधान अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है और अब हम हर एक उन पार्ट्स को पढ़ेंगे एक एक कर. जैसे भारत का जो संविधान का पार्ट 1 है उसमें यूनियन और इट्स टेरिटरी, भारत की जो यूनियन है और इसकी कौन कौन सी टेरिटरी है उनके बारे में कुछ प्रावधान है. विल डिस्कस ईच आर्टिकल वन बाय वन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी एवरी सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया का पार्ट है. तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है. ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि संविधान एक बार 1950 में बन गया था, आज तक वो सेम टू सेम संविधान है, बस उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होती जाती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो संविधान और बेसिकली उसकी जो नई अमेंडमेंट्स है अगर उनको पढ़ लो तो एक पोर्शन ऑफ एवरी सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन बी प्रिपेयर्ड. चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, एक बेसिक इंट्रोडक्शन से कि भारत का संविधान है क्या. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेक्निकली द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. भारत का सबसे बड़ा लॉ, सबसे बड़ा कानून. अगर इसको किसी और टर्म्स में कहा जाए, इट इज द बाइबल ऑफ इंडिया. भारत के कुरान है, भारत का वेद है, गीता है भारत का आदि ग्रंथ साहिब है, भारत की त्रिपिटक है, भारत के अगम सूत्र है, भारत की जेंड अवेस्टा है, भारत का तोहरा और तालमुंड है, भारत की कोजिकी है, भारत की किताब अकबास है. अब कुछ तो आपको पता था और जो बाकी नहीं पता है वो बेसिकली आप पता कीजिए कि कौन सी धर्म की कौन सी किताब है. एज ए स्टूडेंट आप लोगों को ये समझना है. तो बेसिकली ये ना इंडिया की एनसीईआरटी है. इट इज दी, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी नॉलेज इसके अंदर है, सारे के सारे कानून इसके अंदर है, परंतु नॉलेज का जो सबसे बड़ा बेस है जहां से सब कुछ ग्रो होता है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स पॉलिटिकल कोड. कहने का मतलब है कि भारत में किस प्रकार से सरकार चलेगी उसको थोड़ा सा लिख के एक आइडिया सा दे देता है. प्रोसीजर क्या होगा, किसके पास कितनी पावर होगी, पार्लियामेंट के पास कैसी पावर है, प्रेसिडेंट के पास, प्रधानमंत्री के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, गवर्नर के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, यूपीएससी के पास, इनके पास कौन कौन सी पावर है और ये क्या क्या काम करेंगे, और ये जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. ये जो सारी की सारी चीजें हैं बेसिकली भारत के संविधान में लिखी गई है. बट मोर इंपॉर्टेंटली आप जो कि भारत में रहते हैं, भारत के जो नागरिक हैं, आपके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या ड्यूटी हैं, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. इंडीड ये इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ. बेसिकली 200 के करीब अगर हम देश मान ले पूरे के पूरे विश्व में, तो उन सबने अपना अपना संविधान लिखा हुआ है किसी न किसी प्रकार से. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट, दो इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. कंट्री में अगर कंट्रीज की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. अगर सिर्फ कंट्री मतलब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लॉन्गेस्ट है. तो जस्ट फॉर द ट्रिविया, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अभी बताता हूं. इट इंपार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. ये एमसीक्यू की नजर से देखना, छोटा सा सवाल है, बहुत आसानी से पूछा जा सकता है. नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी हमारा जो पार्लियामेंट है जहां पर हमारे सांसद बैठते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, वो सुप्रीम नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सुप्रीम होता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास ऐसी ताकत नहीं होती कि वो संविधान के ऊपर चली जाए. ये रिलेटिवली बात है. अगर हम इसको बात करें तो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है. वहां का पार्लियामेंट इतना ताकतवर है कि वो संविधान के ऊपर भी जा सकता है. पार्लियामेंट सुप्रीमेसी ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती है, परंतु भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पार्लियामेंट नहीं जा सकता. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इसलिए कही गई थी और क्यों पार्लियामेंट सुप्रीमेसी नहीं लिखी गई, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया नहीं गया है.
इसको बनाया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रादर देन अ पार्लियामेंट, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द पीपल, क्योंकि हमारा प्रियम्बल की पहली जो 3 वर्ड है वो है वी द पीपल, हम लोगों ने स्वयं को अपना संविधान दिया है। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इंस्टेड ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज अ नेसेसरी न्यूएंस जो कि आपको याद रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया था, एंड देन इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, जो कि हम हर रोज रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। ये जो दोनों वर्ड हैं इनको ध्यान से याद करो। Adoption of the constitution happened on 26th of November. However, the constitution became effective on 26th of January 1950. 2 महीने का गैप था बेसिकली। तो ये एडॉप्शन और कमेंसमेंट, इन दोनों वर्ड के ऊपर क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने इतनी बार पूछ लिए थे कि उनको अंदाजा लगा कि स्टूडेंट्स को शायद अब सबको याद हो गया है, बट पिछले 10-15 सालों में वर्ड की जो ट्रिक है पूछी नहीं गई है। सो रिमेंबर इट, एडॉप्शन 26 नवंबर को हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबने साइन कर दिया था कि ये संविधान हमारे देश का होगा, लेकिन जो फाइनल कमेंसमेंट, संविधान की जो शुरुआत होने की डेट है वो है 26 जनवरी 1950। एंड उसके बाद बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जो फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो रिपील कर दिया गया, वो खत्म हो गया उस दिन से पहले 1935 के जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत 15 साल तक बेसिकली देश चला था। लेकिन अब 26 जनवरी 1950 के बाद से लेके आज तक भारत के संविधान के बेसिस पर देश चल रहा है, और डोमिनियन ऑफ इंडिया हटा के वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। चलिए, अगर आपको क्लासेस के कोई भी पीडीएफ की जरूरत हो तो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशंस, करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन या कोई भी नई क्लासेस होती हैं उसके आते हैं। इफ यू हैव डाउट्स, अगर आपको डाउट्स आएंगे तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, राइट। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फॉर अ सॉवरेन नेशन। जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल हुआ करते थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। ये आज की प्रेजेंट कंडीशन नहीं है। संविधान जो है वो अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसमें संविधान के अंदर ही बेसिकली कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कुछ बदलाव करना हो संविधान में तो कैसे किया जाए। तो उसके प्रोसेस से भारत ने आज तक 104 बार संविधान को बदला भी है, अमेंडमेंट की गई है। तो जो ये 395 और 22 पार्ट थे अब ऐसे नहीं है, ना ही 8 शेड्यूल है, बदल चुके हैं। At about 1,45,000 words, it is the second longest active constitution after the Constitution of Alabama. तो विश्व का जो सबसे लंबा जो ये लेंथ है बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर बेसिस है कि नंबर ऑफ वर्ड्स किस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं। तो हमारा 1.5 लाख वर्ड्स के करीब है, तो इसीलिए लॉन्गेस्ट नेशन, कंट्री के हिसाब से देखें तो लंबा है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलाबामा है, एलाबामा एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उन्होंने अपना खुद का संविधान लिखा हुआ है। उनका बेसिकली विश्व का सबसे लंबा संविधान है, उनका 2 लाख वर्ड से भी ऊपर ज्यादा का है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहां पर एक तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में वहां पर जो भी राज्य हैं उन सबका अपना खुद का भी संविधान हो सकता है। याद रखिए कि भारत के रिलेटिव में भारत का सिर्फ एक ही संविधान है, महाराष्ट्र का भी वही संविधान है, हरियाणा का भी वही है, बिहार का भी वही है, जम्मू एंड कश्मीर का भी वही है, तमिलनाडु का भी वही है, मणिपुर का भी वही है। खुद स्टेट अपना डिफरेंट खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टेट्स हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ कंट्री है, उन दोनों के अलग अलग संविधान हो सकते हैं। तो जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है एलाबामा का, वो एक्चुअली में अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन की आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये है। सबसे पहले तो इसमें एक प्रीएम्बल है जो हम पढ़ चुके हैं, जो कि एक बार अमेंड हुआ है आज तक 71 सालों में। दूसरा 470 आर्टिकल, ये 395 से बढ़कर अब 470 आर्टिकल है। अमेंडमेंट होती है तो हम नए ऐड कर देते हैं, कुछ रिपील भी हुए हैं लेकिन बहुत सारे ऐड हो गए हैं, तो 470 आर्टिकल। 25 पार्ट हो चुके हैं टोटल, पहले 22 थे यानी कि 3 एक्स्ट्रा हो गए हैं। 12 शेड्यूल, पहले 8 हुआ करते थे, 4 और शेड्यूल हो गए हैं, एंड 5 अपेंडिसेस। ये नहीं पता था, हाँ दिखाता हूं मैं 5 अपेंडिसेस क्या होते हैं। इट हैज बीन अमेंडेड 104 टाइम्स, 104 बार इसको अमेंड किया जा चुका है, एंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट बिकेम इफेक्टिव ऑन 25 ऑफ जनवरी 2020। अब हर एक संविधान जो होता है उसमें कहीं ना कहीं पे अमेंडमेंट करने का कोई ना कोई तरीका तो दिया ही जाता है। ऐसा कोई पत्थर की लकीर बना के तो नहीं छोड़ी जा सकती, कई ऐसी चीजें होती है जो बाद में बदलाव लानी पड़े। तो भारत के संविधान में भी अमेंडमेंट करने के तरीके दिए हुए हैं। अलग अलग संविधान अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी अमेंडमेंट करने का तरीका है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट है कि वो 1789 से लेके आज तक सिर्फ 27 बार अमेंड हुआ है। मतलब कि 200 साल से ऊपर का समय हो गया, 225 साल हो गए हैं, लेकिन अमेंड सिर्फ 27 बार हुआ है। भारत जो कि सिर्फ 70 साल पुराना संविधान है वो 104 बार अमेंड हो चुका है। और तो और इन 27 में से 10 बार तो एक ही दिन में अमेंड कर दिया था स्टार्टिंग में। तो यानी अगर देखा जाए तो 225 सालों में टेक्निकली सिर्फ 17 बार अमेंड किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान।
भारत में अमेंडमेंट के तरीके अलग अलग पार्ट हैं, कुछ पार्ट बहुत डिफिकल्ट है अमेंड करने, कुछ पार्ट बहुत आसानी से अमेंड हो जाते हैं। तो हमने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है स्ट्रिक्टनेस का और फ्लेक्सिबिलिटी का। ये हमारा जो संविधान है, ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे हैं, प्रियम्बल से स्टार्ट होता है और फिर अलग अलग पार्ट अलग अलग चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब ये सारा का सारा यूजुअली थोड़ा सा लॉजिकली फ्लो करता है कि अगर आप संविधान बनाने चले हैं एक नए देश का, देश आजाद हो रहा है 200 साल बाद के ब्रिटिश रूल के बाद, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस देश का नाम क्या होगा और इस देश की टेरिटरी क्या होगी। बिना देश की नाम और टेरिटरी के आप क्या ही लिखना, आगे क्या लिखना शुरू करोगे। तो हम पार्ट 1 में यानी सबसे पहले एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन करता है कि भारत जो इंडिया है उसकी स्टेट कौन कौन सी होंगी और उसकी यूनियन टेरिटरीज या टेरिटरी उसकी पूरी की पूरी कौन कौन सी होगी। उसके बाद उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रहने वाले लोग कौन होंगे, यानी पार्ट 2 में डिस्कस होता है नागरिकता। और फिर आगे फिर लॉजिकली कि उन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, स्टेट्स के बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या होंगे गवर्नेंस के। बीच में फिर एक बार हमें ध्यान आया 1976 में कि भाई नागरिक हैं, अधिकार तो दे दिए हैं, उनको कुछ ड्यूटीज भी दे दीजिए। तो ये अमेंडमेंट करके एक नया पार्ट ऐड कर दिया, पार्ट 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कैपिटल लेटर लिखा होता है किसी भी आर्टिकल के संविधान के पीछे, तो इसका मतलब वो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। फिर द यूनियन, उसके बाद बेसिकली जो केंद्र सरकार है उसके बारे में डिस्कशन हुई, फिर राज्य सरकार जो है उसके बारे में डिस्कशन हुई, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, 9th और 9th A और 9th B, ये तीनों के तीनों जो पार्ट्स हैं ये बेसिकली बाद में दोबारा से अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में, यूनियन और स्टेट्स यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बारे में किस प्रकार से संबंध गवर्न किए जाएंगे उसके कुछ रूल्स हैं। फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, भारत में ट्रेड और कॉमर्स कैसे चलता है। पार्ट 14 के अंदर लिखा गया है कि यूनियन और स्टेट्स में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। ट्राइब्यूनल्स, अगेन ये भी पार्ट 14 में एक और अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। इलेक्शंस भारत में किस प्रकार से होंगे, भारत के पार्ट 15 में बताया जाता है। कुछ सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड प्रोविजंस, भाषाओं के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस कौन कौन से होंगे, मिसलेनियस, कुछ जब अलग से किसी का वो क्लासिफिकेशन नहीं हो पाई तो उसको पार्ट 19 के अंदर लिख दिया मिसलेनियस करके। पार्ट 20 में अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट में फिर जब पूरा पूरा संविधान बन के तैयार हो चुका था तो लास्ट में यह भी लिखा कि अगर अमेंड करने की जरूरत होती है, संशोधन करना पड़े तो कैसे किया जाएगा, जिसके अंदर अनुच्छेद नंबर 368 आता है। 368 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रोसेस दिया हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का या संशोधन करने का। एंड देन कुछ टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस थे, वो 21 में लिखे गए हैं, और 22 में शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील, क्या क्या रिपील करेगा, कब कब चलेगा, इसका टाइटल क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो बेसिकली 22 में लिखा गया है। याद रखिए कि अभी हम बात कर रहे हैं कि टोटल 25 पार्ट हो चुके हैं, लेकिन लास्ट वाले पार्ट का नाम क्या है 22, क्योंकि बीच में अमेंड हो गए, 9th A, 9th B, 14th A, 4th A, ये बीच में ऐड हो गए हैं, इसकी वजह से अब 1 2 3 4 5 पार्ट ऐड हुए हैं। 22 + 5 तो 27 होने चाहिए, 2 एक्चुअली में रिपील भी हुए हैं, वो आप ऑब्वियसली कॉमन सेंस से सोच भी सकते थे। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके पीछे 2 और चीजें, पीछे शेड्यूल भी दिया हुआ है। 8 शेड्यूल थे नए, अब जैसा कि पहले आपने देखा कि 12 शेड्यूल हो गए। शेड्यूल का मतलब यह है कि देखिए जहां यहां पर पार्ट 1 था स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, तो उसको वहीं पर ना डिफाइन करके शेड्यूल 1 के अंदर लिख दिया कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। इसी प्रकार से भारत का जो संविधान है उसके पीछे टोटल 12 शेड्यूल लगे हुए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जैसे कि आर्टिकल 1 और 4 से संबंधित है, इसमें इंडिया की स्टेट और टेरिटरीज क्या होते हैं, जब उनके बॉर्डर में कोई चेंज होता है और कौन कौन से लॉ का प्रयोग होता है वो चेंज करने के लिए, वो सब लिखे हुए हैं। फिर सेकंड, यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है। सेकंड में ये वाले आर्टिकल होते हैं जहां की पब्लिक ऑफिशियल, जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी होती है। तीसरा शेड्यूल, चौथा शेड्यूल, पांचवा और छठा शेड्यूल होता है कि कुछ जो स्पेशल ट्राइबल एरियाज हैं उनकी गवर्नेंस से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाए गए हैं संविधान के अंदर, दैट इज इट। सेवेंथ शेड्यूल में यह लिखा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किन किन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। तो केंद्र सरकार के लिए अलग लिस्ट बना दी कि आप सिर्फ इस पर कानून बनाइए, राज्य सरकार के लिए एक अलग से लिस्ट बनाई हुई है स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक लिस्ट दी हुई है कंकरेंट लिस्ट, जिस पर बेसिकली दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। और इन तीनों में जो नहीं आता, कानून नहीं बनता, इन तीनों में सपोज कीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हो तो उसको कहा जाता है रेजिडुअरी लिस्ट, और रेजिडुअरी लिस्ट पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। देन शेड्यूल नंबर 8 में भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो लिखी गई है। एंड देन बाद में ये 4 नए नए अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़े गए। जैसे 9th वाला जो शेड्यूल था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट, भारत का पहली बार संशोधन हुआ तो एक 9वां शेड्यूल जोड़ दिया। 10वां
जो 10th शेड्यूल था वो बेसिकली 52nd अमेंडमेंट, ये 1985, देखिए ये 1951 में जुड़ गया था, उसके बाद फिर काफी साल 3-4 डेकेड बीतने के बाद ये 1985 में जुड़ा, और फिर जो ये 11वें और 12वें शेड्यूल हैं ये बेसिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ दिए गए। थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, हम सारे अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। सो एक प्रीएम्बल है बेसिकली, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स पे डिस्कशन होता है। देन देयर आर फ्यू शेड्यूल्स, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन पे, एंड देन देयर आर 5 अपेंडिसेस। कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में 5 अपेंडिसेस लिखे होते हैं। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर बनाते हैं उनको पता नहीं है कि अपेंडिसेस हैं भी या नहीं है, क्योंकि इन पर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली इग्नोर इट एज सुन एज पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें 3 ही चीजों पर फोकस करना है। आज हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 करेंगे। भारत का जैसे ही संविधान खोलोगे तो सबसे पहले आएगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पढ़ने के बाद सबसे पहले आर्टिकल 1 आएगा, पार्ट 1। लगातार जो 4 आर्टिकल आएंगे वो बेसिकली इंडिया के यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन, इंडिया का नाम क्या है। आप कहते हैं इंडिया या भारत, ये एक्चुअली में ये नाम कहीं से रैंडमली नहीं आया, बल्कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है। इंडीड भारत के संविधान का जब मेन टेक्स्ट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वर्ड इज इंडिया, दैट इज भारत। मतलब पहला काम हमने जो संविधान लोग बना रहे थे उन्होंने इसका नाम रखने, जैसे बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या करते हो, नाम ही तो रखते हो। नाम रखने के लिए उन्होंने रखा इंडिया, दैट इज भारत। 4 ये आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल में नाम और पॉलिटी किस प्रकार की है उसको बताएंगे। दूसरे आर्टिकल में नई स्टेट्स अगर कोई आ जाए तो उनको कैसे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तीसरा, जो अभी पहले से स्टेट्स हैं भारत के अंदर, इनके साथ कोई क्या कर सकता है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है। और चौथा, एक सप्लीमेंटल आर्टिकल है ये बताने के लिए कि जब 2 या 3 में कोई भी कानून बनेगा तो उसको अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। मैं भी बताता हूं, एक्सप्लेन हो जाएगा। साथ में इन सबसे रिलेटेड है बेरोबरी यूनियन केस, इन सबसे रिलेटेड केस है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। लेट्स सी, अब सीधा डायरेक्टली आर्टिकल 1 ही खोल लेते हैं टू सी कि क्या होता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो बिल्कुल ऐसे लिखा पाएगा, ऊपर लिखा होगा पार्ट 1, फिर यहां पे बीच में लिखा होगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और यहां पे द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन एंड इंडिया, दैट इज भारत। ये बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला सेंटेंस है, इंडिया दैट इज भारत। तो बेसिकली जो हमारा देश है उसके 2 नाम है, बाकी अगर आप कहीं देखोगे तो सबका एक ही है। फ्रांस का एक ही नाम होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आपने कोई दूसरा नाम नहीं सुना, ना ही जापान का नाम सुना। परंतु जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ तो बेसिकली इस बात पर एक सहमति नहीं हो पाई कि इसका नाम इंडिया, जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न नाम है, या भारत, जो कि थोड़ा सा इंडियनाइज्ड वर्जन है, रखा जाए। तो एक कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट किया गया कि दोनों रख लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत। अब ये जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइजेस, फिर ये इन्होंने लिख दिया 3 की भारत की टेरिटरी में कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है। इस आर्टिकल से 2 चीजें सबसे पहले क्लियर होती हैं। सबसे पहले, इट इज डिस्क्राइबिंग इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। रादर देन अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट, तो सबसे पहले तो नाम पता चल गया, इंडिया और भारत हमारा जो नाम है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। दूसरा, इट इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट। ये जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्ड की डिस्कशन है, वो इसलिए होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बेसिकली ना एक फेडरेशन ऑफ द स्टेट है, भारत एक यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। अगर इसको रिलेटिव में पढ़ोगे तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यूएसए हो गया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड इंडिया हो गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब आजाद हुआ था, इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। 1789 में जब वो अपना संविधान बनाकर अभी अपनी जो मॉडर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली क्या था कि उससे पहले जो आज प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देखते हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में बटा हुआ था। जैसे कि एक वॉशिंगटन स्टेट हो गई, एक न्यूयॉर्क स्टेट हो गई, एक टेक्सास स्टेट हो गई, एक कैलिफोर्निया स्टेट हो गई, एक फ्लोरिडा स्टेट हो गई, एक मिशिगन हो गई, एक ओहायो हो गई। ये जो सारी की सारी स्टेट्स थी, इन सब स्टेट्स ने मिलके डिसीजन लिया कि मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। ओके, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, आज की जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं, या 1947 के समय या 1950 के समय जो स्टेट्स थी, उन्होंने वो मिलकर डिसीजन नहीं लिया था। तो जब वो मिलकर डिसीजन लिया जाता है तो इसलिए उसको कहा जाता है फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन जब मिलकर नहीं डिसीजन लिया, वो डिसीजन आया है ऊपर से, तो इसीलिए उसको कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। भारत की जो टेरिटरी है वो 3 होती है। सबसे पहले टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जो भी राज्य हैं उनकी टेरिटरीज को भारत की टेरिटरी कहा जाता है।
यूनियन टेरिटरीज, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी बेसिकली भारत की टेरिटरी होती है। एंड अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई नई टेरिटरी एक्वायर कर ले तो उसको भी बेसिकली भारत के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो जब आप ये वर्ड सुनते हैं इंडिया, अब इसको फिजिकल डायमेंशंस के अंडरस्टैंड, जब इसको फिजिकल डायमेंशंस के तौर पे अंडरस्टैंड करोगे तो समझ लो कि ये एक्चुअली में संविधान में लिखा गया है कि जितनी भी राज्य के नाम हम समझते हैं उनकी जो भी बाउंड्री लिखी गई है और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं ये सब मिलकर बेसिकली इंडिया और भारत बनाते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है, अगर हम दूसरे आर्टिकल पर जाएं, यहां पर एक और बात को फिर दोबारा से अगर इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इट इज द नेम ऑफ द कंट्री एंड द टाइप ऑफ द पॉलिटी। नेम ऑफ द कंट्री तो पता चल गया, पॉलिटी, टाइप ऑफ द पॉलिटी का मतलब है यूनियन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है। फेडरल इन द नेचर मतलब कि राज्य सरकारों को पूरी की पूरी ऑटोनॉमी है, लेकिन राज्य सरकारों को देश से अलग होने की ऑटोनॉमी नहीं है। राज्य सरकारों की चॉइस नहीं थी भारत के साथ जुड़ना। राज्य सरकार इसको जब किसी फ्रेज में रखा जाता है तो भारत को कहा जाता है इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि उनका एरिया बदला जा सकता है, उनके नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन जो भारत एज ए यूनियन है उसको नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको नहीं बदला जा सकता है, ना ही उन स्टेट्स के पास इस बात की कैपेसिटी है कि वो भारत से अलग हो सके। ये वाली बात है। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 बेसिकली भारत के अंदर नई स्टेट्स को इंट्रोड्यूस करने से और जो पुरानी स्टेट्स हैं उनके अंदर बदलाव करने से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 2 में यह लिखा गया है कि जब कोई नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी जैसे जो 1950 के समय या आज के समय भी अप्लाई होगा कि जो कोई ऐसा राज्य जो कि भारत में इंक्लूडेड नहीं हो तो उसको इंक्लूड करने का क्या प्रोसेस है। empowers the parliament to admit into the union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। यानी कि कोई ऐसी स्टेट जो अभी तक भारत में नहीं है अगर उसको इंट्रोड्यूस करना हो, ऐड करना हो भारत की टेरिटरी के साथ, तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी और अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकता है। दो पावर प्रोवाइड करता है आर्टिकल 2, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, किसी भी नई स्टेट्स को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, अगर जरूरत पड़ती है तो नई स्टेट्स को एस्टेब्लिश भी किया जा सकता है। अब दोनों के दोनों ये जो आर्टिकल्स की ये जो पावर है, याद रखिए ये उससे संबंधित है जो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। जो अभी स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जो है अभी है, उसके लिए है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 2 सिर्फ उन चीजों से रिलेटेड है जो स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका कभी यूज नहीं हुआ है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका कभी यूज हुआ ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स refer to admission of states which are already in existence। the first, the power to admit into the union of India new states, ऐसी स्टेट जो कि पहले ही कहीं पर बनी हुई है उसको एडमिशन कर लेना, ये फर्स्ट वाला। नंबर 2 वाला, ऐसी स्टेट्स जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उसको भी पार्लियामेंट अगर चाहे तो बनाकर भारत में ऐड कर सकता है। याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि पहले वाली द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, स्टेट है पहले बाहर है। जैसे सपोज कीजिए बांग्लादेश की कोई एक राज्य बना हुआ है और उसको इंट्रोड्यूस करना है, वो इंडिया का तो नहीं है लेकिन पहले से एक राज्य बना हुआ है, पहले से एक स्टेट बनी हुई है, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 2(1) से किया जाएगा। दूसरा, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, बांग्लादेश को अगर किसी दिन हमने कब्जे में ले लिया तो हम उसकी नई स्टेट्स बनाकर भी बेसिकली भारत को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में ये वो वाले राज्यों के बारे में बात कर रहा है जो कि भारत के नहीं है, राइट। इट रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंटली। जो प्रेजेंटली इंडिया की पार्ट्स हैं उसके लिए बात की जाती है अनुच्छेद नंबर 3 में। कुछ लोगों को शायद आपको जनरली आइडिया होगा कि बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर होती है इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको बदलने की इन द सेंस हम किसी को बदल सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया जाए, मध्य प्रदेश को 3 में बांट दिया जाए, उसमें स्टेट्स के पास कोई स्पेसिफिक सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर ये सारे के सारे प्रावधान है जो कि ये पावर देता है भारत के संसद को, पार्लियामेंट को। सबसे पहले, पार्लियामेंट फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। भारतीय पार्लियामेंट 2 स्टेट्स को जोड़ सकता है, एक स्टेट्स को बाइफरकेट कर सकता है, एक स्टेट्स में कोई नई टेरिटरी ऐड कर सकता है। ये पूरी की पूरी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। इसमें स्टेट्स की कोई खास सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकता है,
किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है और किसी भी स्टेट का नाम भी बदल सकता है। सिंपल इंडियन पार्लियामेंट, इसके लिए स्टेट्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन ये रिलेटिव में पढ़ने की कोशिश करें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उसमें ये कोई भी पॉसिबल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो केंद्र सरकार है वो ऐसा किसी भी स्टेट्स के साथ ना उनका नाम बदल सकती है ना एरिया बदल सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट। अगर किसी को एरिया बढ़ाना है तो स्टेट की परमिशन, डिमिनिशन करना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एक फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स है। फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स का मतलब कि स्टेट अपनी चॉइस से आई है, ना कि केंद्र सरकार की मर्जी से। तो केंद्र सरकार कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। इंडिया में अनुच्छेद नंबर 3 के हिसाब से केंद्र सरकार को सारी की सारी पावर दी गई है एज फार एज द बाउंड्रीज एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर कंसर्न। ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड होता है। इससे भारत अपने इंटरनल टेरिटरीज को किसी भी प्रकार से एडजस्ट कर सकता है। यानी कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप अकॉर्डिंग टू इट्स विल, हेंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि स्टेट्स की कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। अगेन कंपैरेटिवली स्पीकिंग, यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी स्टेट्स हैं, दोनों वर्ड में कंफ्यूजन में हो, जब यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है तो ये नेशनल द वर्ड स्टेट उस कॉन्टेक्स्ट में आता है कि स्टेट एज द कंट्री, और जब यूनाइटेड स्टेट की स्टेट्स की बात की तो स्टेट एज इन की जो राज्य होते हैं, यूनिट ऑफ एक गवर्नेंस होती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है जिसको केंद्र सरकार नहीं तोड़ सकती। देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, परंतु स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है क्योंकि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। ये आर्टिकल 1 में डिसाइड किया कि इंडिया का नाम क्या है और इंडिया की स्टेट्स कौन कौन सी होंगी, इंडिया की टेरिटरी कौन कौन सी होगी। आर्टिकल 2 में यह बताया गया कि नई स्टेट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। आर्टिकल 3 में बताया गया कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनसे संबंध में भारत का कौन कौन सा कानून, भारत पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। आर्टिकल 4 में सिर्फ इतना बताया गया कि 2 और 3 आर्टिकल के तहत जो भी एक्शन पार्लियामेंट लेगा उसको ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, उसको नॉर्मल जनरल बात मानी जाएगी। ये लिख दिया गया आर्टिकल नंबर 4 में। लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 2 के अंदर है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम अंडर आर्टिकल 3, नॉट टू बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये किस लिए किया जाता है? देखिए, भारत के संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो उसका एक प्रोसेस है आर्टिकल नंबर 368 में जो दिया गया है। आर्टिकल नंबर 368 का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए जब आपको पार्लियामेंट में कुछ कानून पारित करना पड़ता है उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3, यानी जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 यानी कम से कम 67% लोगों को यस कहना पड़ता है उस कानून को पारित करने के लिए। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 से रिलेटेड जब कोई डिसीजन लेता है पार्लियामेंट तो वो आर्टिकल 368 के अंदर संशोधन नहीं माना जाता। तो इसका फायदा ये हुआ कि बेसिकली ऐसा कोई भी कानून, यानी कि स्टेट का नाम बदलना हो, स्टेट की बाउंड्री हटानी हो, स्टेट को बाइफरकेट करना हो, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही हो जाता है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब बस 51% लोगों ने वोट किया तो यस हो गया। किसी भी स्टेट का नाम बदल सकते हैं और किसी भी स्टेट को बाइफरकेट कर सकते हैं, या किसी भी स्टेट को बड़ा भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ना पड़ता है। अब ये कानून बना दिए गए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आई, डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 3 में हमने यहां पर देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है डिमिनिश, किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश करने के लिए। इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। तो ये डिमिनिश करने का एरिया, सपोज कीजिए कि भाई बंगाल है, अब बंगाल के जो टेरिटरी है उसको डिमिनिश तो किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन क्या वो डिमिनिश करके बंगाल की किसी टेरिटरी को कम करके क्या बांग्लादेश को दिया जा सकता है? विल दैट बी कवर्ड अंडर द आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और नॉट? अब ये सवाल बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय पॉलिटी या इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट का काम यही है, संविधान बना दिया गया है लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि थोड़े से एम्बिगुअस रह जाते हैं। कई बार संविधान बनाने वालों ने पूरा का पूरा इतना हर एक पॉइंट को नहीं डिस्कस करते, तो जब भी एम्बिग्विटी आती है तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए,
तो जब ये नहीं किसी को पता चला, जब ये कंफ्यूजन हो गया कि क्या सीडिंग यानी किसी और देश को टेरिटरी देना भी आर्टिकल नंबर 2 में आता है, तो ये एक केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। ये हुआ था 1960 में। उस केस का नाम है बेरूबारी केस, बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन एक जगह थी जो कि बंगाल में पड़ती थी, वेस्ट बंगाल में। वो थोड़ा सा पार्ट भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को दे दिया। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था, 1960 की बात है। इस पर थोड़ा सा पॉलिटिकल अपील हो गया और ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ये बात करने के लिए कि क्या ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता था, क्योंकि जो पार्लियामेंट था उसने ये बोलकर किया कि ये अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया जा रहा है, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत करना है तो हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जब किसी भी दूसरे देश को टेरिटरी सीड की जाएगी किसी वजह से, तो वो आर्टिकल नंबर 3 के अंडर नहीं आती है, बल्कि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल नंबर 368 के लिए। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड पार्ट ऑफ ए टेरिटरी नोन एज बेरूबरी यूनियन, जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था, टू पाकिस्तान कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 368। बाद में फिर उसके बाद जो बेरूबरी यूनियन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बेसिकली उसको पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान था, उसको दिया गया। सो इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट। सीड कर सकते हैं, बाउंड्रीज डिमिनिश कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी पे कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं, तो डिमिनिशिंग, रिमूविंग द नेम, चेंजिंग द नेम, चेंजिंग द एरिया ऑफ ए स्टेट, वो सब का सब सिंपल मेजॉरिटी से। सीडिंग दी टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही किया जा सकता है। दिस इज इट। बस यही है पार्ट 4, पार्ट 4 नहीं, पार्ट 1 के 4 आर्टिकल, सिर्फ इतना ही था। एंड दिस इज वेरी सिंपल, इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कोई न्यूएंस नहीं है। इसमें एक और न्यूएंस जो कि आप याद रखेंगे, जो आके आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल नंबर 3 पार्लियामेंट को स्टेट से रिलेटेड हर चीज से, उसके बाउंड्री बदलने से, हर चीज से ऑथराइज कर देता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई बदलाव लाना है, तो वो आर्टिकल, वो जो बिल होगा, वो जो कानून को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, उसको प्रेसिडेंट करेगा, वो प्रेसिडेंट की मर्जी से होगा। बस प्रेसिडेंट को करने से पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले दे हैव टू रेफर इट टू द कंसर्न स्टेट। रेफर्ड इट टू कंसर्न स्टेट कहने का क्या मतलब हो कि कल को अगर पार्लियामेंट का मन करता है कि उत्तर प्रदेश को बांट के 2 भागों में बांट दिया जाए, तो वो बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट बेसिकली उस मुद्दे को स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको रेफर कर देगा। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि स्टेट उस पर हाँ कहती है, ना कहती है, कोई विचार देती है, कोई नहीं विचार देती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बेसिकली पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है। बट इस न्यूएंस को याद रखिएगा कि स्टेट का नाम बदलने के लिए, एरिया बदलने के लिए, बाउंड्री बदलने के लिए, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं प्रेसिडेंट, उससे पहले वो एक बार उस कंसर्न स्टेट को रेफर किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव देते हैं तो ठीक है, अगर वो नेगेटिव देते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास अगेन उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारी स्टेट्स इस प्रकार से, जो हमारा जो 1950 के बाद से इस प्रकार से हमारे जो इंडियन टेरिटरी, इंडियन मैप है, उसके अंदर कई प्रकार के बदलाव आए हैं। सबसे पहले 1956 में केरला, ट्रावनकोर, कोचीन और साउथ कैनरा को मिलाकर केरला बना दिया गया था। आंध्रा और हैदराबाद को मिलाकर आंध्र प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य और भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश बना दिया गया था। लक्केदेवी, मिनिकॉय, अमिनी देवी आइलैंड फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम द मद्रास स्टेट। क्वेश्चन आप भी अपने आप से कीजिए कि लक्षद्वीप और अमिन देवी आइलैंड, जो कि बेसिकली अरेबियन सी में पड़ते हैं, वो बेसिकली मद्रास स्टेट का पार्ट हुआ करते थे, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। फिर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बाइफरकेट करके 2 स्टेट में बना दिया गया। 1961 में दादरा और नगर हवेली बनी। गोवा, दमन एंड दीव। 1963 में नागालैंड एक डिफरेंट स्टेट बन गया। 1966 में पंजाब से बांट के हरियाणा, पंजाब का बाइफरकेशन हुआ और एक नया स्टेट बना दिया गया, हरियाणा। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 74 में सिक्किम। 87 में लगातार 3, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था। और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को। आई बिलीव तब तक आप सबके सब कुछ ना कुछ, आई थिंक यू ऑल वर बॉर्न बाय देन। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जब बाइफरकेट हुए थे, बाकी तो सब आपके पैदा होने से पहले हो चुके थे। और सबसे रीसेंट जहां तक आपको याद होगा, 2014 में तेलंगाना बन गया है नया, एंड 2019 में 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं,
एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसको स्टेट से हटाकर उसको बदलकर 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नाम की 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं क्रोनोलॉजी, आपके स्टेट बनने की क्रोनोलॉजी क्या होती है। खुद यूपीएससी भी 1-2 बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया रहे कि कौन सी स्टेट किस क्रोनोलॉजी में बनती है। जस्ट रिवाइज इट वंस, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो उस पर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि क्रोनोलॉजी क्या रही है। चलिए, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है और जो 4 आर्टिकल है वो फंडामेंटली ये प्रिपेयर किया है। ठीक है, भारत में इस समय टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। थोड़े से नाम याद कर लीजिएगा और हल्का फुल्का इनकी कैपिटल भी याद होनी चाहिए। दो वो बेसिकली आपने 5th या 6th क्लास में याद की थी, बट अभी भी याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। इस मैप को थोड़ा स्टडी कीजिए, थोड़ा पढ़िए, काम आएगा। परंतु हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से 4 आर्टिकल के जो मेजर न्यूएंस हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। दूसरा बता देता हूं मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टॉपिक इन एवरी सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया। इसके लिए सिंपल एक बुक को फॉलो कीजिए, लक्ष्मीकांत को। कोई भी बुक को, कोई भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, उसी बुक को फॉलो करो, उसी बुक को रिवाइज करो, रीड करो। जितनी बार भी करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ एक जो बेयर टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर टेक्स्ट है, मतलब कि जो उसकी भी एक पीएम बख्शी नाम से एक बुक आती है, जिससे आपको संविधान को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, पूरा डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा अच्छी तरह से बेहतर आइडिया होगा। 2 या 3 रिवीजन के बाद आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। बियॉन्ड दैट, जस्ट टू रिवाइज इट वन, पहले वाले आर्टिकल में भारत का नाम लिखा हुआ है और कौन कौन सी टेरिटरी है। दूसरे वाले आर्टिकल में नई स्टेट्स एस्टेब्लिश कैसे होंगी और एडमिट किया जाएगा उनको। 2A नाम का एक आर्टिकल था जो कि सिक्किम से संबंधित था। अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि संविधान बनने के बाद ऐड हुआ होगा 2A, और उसके बाद वो रिपील भी कर दिया गया है। यानी कि पूरा का पूरा एडिशन, अमेंडमेंट के बाद एडिशन हुआ था और उसके बाद रिपील भी कर दिया गया है। नथिंग टू रिमेंबर हियर। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन, जो कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें किस प्रकार के बदलाव। और चौथे वाला आर्टिकल सिर्फ ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो लॉ बनेंगे उनको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा भारतीय संविधान की, हेंस उनको एक सिंपल मेजोरिटी के तहत पास कर दिया जाता है। दिस वाज द पार्ट 1, वेरी इजी वन। मुश्किल से एक क्वेश्चन यहां से आता है। इन केस अगर आपको इन्हीं क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर कोई अब डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आया आपको, आपके दिमाग में कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पर फाइंड आउट करके मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन केस यू लाइक द वीडियो तो प्लीज यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड इन केस यू डिसलाइक द वीडियो, तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि नेगेटिव फीलिंग्स को जाने दीजिए, कंपैशन, स्टे कंपैशनेट, ब्रिंग पॉजिटिव एंड गुड फीलिंग्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे, सिटीजनशिप के बारे में। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।